आपने कभी सोचा है, आपकी सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक, आपकी सैलरी से लेकर आपके खरीदे हुए हर सामान तक, एक चीज हमेशा आपके साथ रहती है, और वो है टैक्स। तो चलिए, आज हम इसी टैक्सेशन के पूरे सिस्टम को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो सवाल ये उठता है, आर यू पेइंग योर फेयर शेयर? क्या आप अपना फेयर शेयर चुका रहे हैं? देखिए, ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, लेकिन इसका जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल है। तो इस फेयर शेयर की बहस में जाने से पहले चलिए एक कदम पीछे चलते हैं। बड़ी बड़ी कानूनी बातों से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये टैक्स होता क्या है और सरकार हमसे ये पैसा लेती ही क्यों है। प्रोफेसर सेलिगमैन की इस डेफिनेशन को देखिए। इसमें दो लफ्ज सबसे जरूरी हैं। पहला, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, मतलब टैक्स देना अनिवार्य है, जरूरी है, ये आपकी मर्जी नहीं, कोई दान नहीं है। और दूसरा, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल, यानी ये पैसा देश के सभी लोगों के भले के लिए, आम हित के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि किसी एक इंसान को खास फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये कॉमन इंटरेस्ट है क्या? सोचिए, आप जिस सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, जो सरकारी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हम देखते हैं, हमारी सेना, हमारी पुलिस, इन सब का खर्च कहां से आता है? जी हां, आपके और हमारे टैक्स से ही। इतना ही नहीं, सरकार को चलाने का खर्च, बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन और देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करने जैसे जरूरी काम भी इसी पैसे से होते हैं। लेकिन एक बात साफ कर दें, ये टैक्स का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू हुआ। भारत में इसकी जड़ें सदियों बल्कि हजारों साल पुरानी हैं। तो चलिए इसके इतिहास पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। मॉडर्न टैक्स कानून की कहानी शुरू होती है 1860 में, जब 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपने नुकसान की भरपाई के लिए हम पर पहला इनकम टैक्स एक्ट लागू किया। फिर 1922 में एक पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। आज़ादी के बाद 1961 में हमारा अपना नया इनकम टैक्स एक्ट आया, जो बाय द वे आज तक चलता आ रहा है। और सबसे बड़ा बदलाव आया 2017 में, जब जीएसटी ने देश के पूरे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को एक झटके में बदल कर रख दिया। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल, क्या सरकार जब चाहे जैसे चाहे हम पर टैक्स लगा सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत में हर टैक्स को एक सुप्रीम पावर से मंजूरी लेनी पड़ती है, और वो पावर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और संविधान का आर्टिकल 265, ये एक लाइन, इसे ध्यान से सुनिए, नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब बिना कानून की शक्ति के, बिना पार्लियामेंट या विधानसभा में कानून पास किए, सरकार आपसे एक पैसा भी टैक्स के रूप में नहीं ले सकती। ये एक लाइन हम सबका रक्षा कवच। तो कानून बनाएगा कौन? इसके लिए संविधान ने पावर को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बिल्कुल साफ साफ बांट दिया है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, जैसे कि आपका इनकम टैक्स। फिर आती है स्टेट लिस्ट, जिस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, जैसे खेती से होने वाली इनकम पर टैक्स। और हाँ, अगर कोई ऐसा नया सब्जेक्ट आ जाए जो किसी लिस्ट में नहीं है, तो उस पर टैक्स लगाने की पावर, उसे कहते हैं रेसिड्यूरी पावर, वो सेंटर के पास ही रहती है। ओके, तो अब तक हमने समझा टैक्स क्या है, क्यों है और कौन लगा सकता है। अब आते हैं इसके दो सबसे अहम प्रकारों पर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों के बीच का फर्क समझना, बिलीव मी, बहुत जरूरी है। देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला, बर्डन यानी बोझ। डायरेक्ट टैक्स का बोझ आप किसी और पर नहीं डाल सकते, जिस पर लगा उसी को भरना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ शिफ्ट किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, ये लगता किस पर है? डायरेक्ट टैक्स लगता है आपकी इनकम या वेल्थ पर, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स और सर्विसेज पर। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इनका नेचर। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, मतलब जितनी ज्यादा कमाई उतना ज्यादा टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो रिग्रेसिव होता है, क्योंकि एक बिस्किट के पैकेट पर एक अमीर आदमी भी उतना ही टैक्स देता है जितना एक गरीब। सोचिएगा इस बारे में। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है? कोई बात नहीं, चलिए आते हैं हमारे स्टूडेंट हेल्पर सेक्शन में और इसे एक बिल्कुल सिंपल डे टू डे एग्जांपल से समझते हैं। सिनेरियो नंबर 1, डायरेक्ट टैक्स। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी सैलरी आती है, सरकार ने उसकी सैलरी पर सीधे इनकम टैक्स लगाया। अब ये टैक्स कौन भरेगा? वो इंजीनियर खुद। टैक्स का बोझ उस पर लगा और उसने ही चुकाया। सिंपल, एंड ऑफ स्टोरी। ये है डायरेक्ट टैक्स। अब सिनेरियो नंबर 2, इनडायरेक्ट टैक्स। आप दुकान जाते हैं और एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, उसकी कीमत में जीएसटी जुड़ा हुआ है। अब ये जीएसटी सरकार को जमा तो बिस्किट कंपनी ने कराया है, लेकिन आपसे पैसा वसूल करके, तो टैक्स का असली बोझ किस पर पड़ा?
कंपनी पर या आप पर? बिल्कुल सही, आप पर, यानी आखिरी कंज्यूमर पर बोझ शिफ्ट हो गया। ये है इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? तो अब जब हमने थियरी समझ ली है, आइए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स आज के मॉडर्न टैक्स लॉज में कैसे काम करते हैं। मोटे तौर पर भारत का टैक्स सिस्टम आज दो मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। एक है इनकम टैक्स एक्ट और दूसरा है जीएसटी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार आपकी आय कहीं से भी हो, उसे इन 5 हेड्स या हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी घर के किराए से आय। तीसरा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा है कैपिटल गेन्स, जैसे प्रॉपर्टी या शेयर्स बेचने से मुनाफा। और पांचवा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें बाकी सब कुछ आ जाता है, जैसे इंटरेस्ट या लॉटरी। इन सब को जोड़कर ही आपका फाइनल टैक्स कैलकुलेट होता है। और अब बात करते हैं उस गेम चेंजर की जिसने इंडिया के टैक्स सिस्टम का चेहरा ही बदल दिया, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। ये आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जाता है। सोच के देखिए, इसने वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे न जाने कितने अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बनाया। अब जीएसटी काम कैसे करता है? देखिए, अगर आप अपने ही स्टेट के अंदर कोई सामान या सर्विस लेते हैं तो उस पर जो जीएसटी लगता है वो दो हिस्सों में बंट जाता है। आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसे हम कहते हैं सीजीएसटी, और आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, यानी एसजीएसटी। लेकिन अगर सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उस पर सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। चले, अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आते हैं और यहाँ हम 3 ऐसे शब्दों के बीच का फर्क समझेंगे जिन्हें लोग अक्सर एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है। टैक्स, फी और सेस। इस टेबल को ध्यान से देखिए। टैक्स, जैसा हमने पहले कहा, एक कंपल्सरी पेमेंट है। इसके बदले में आपको सीधे तौर पर कोई सर्विस नहीं मिलती, लेकिन फी आप किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए देते हैं। यहां क्विड प्रो क्वो का प्रिंसिपल काम करता है, यानी समथिंग इन रिटर्न। जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस फी दी और आपको लाइसेंस मिला, पैसा दिया, सर्विस मिली। और तीसरा है सेस। यह है टैक्स के ऊपर टैक्स, यानी टैक्स ऑन टैक्स, और इससे जमा हुआ पैसा सिर्फ एक स्पेसिफिक पहले से तय किए गए काम पर ही खर्च हो सकता है। जैसे एजुकेशन सेस सिर्फ शिक्षा पर ही खर्च होगा। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को एक क्विक रिवीजन करते हैं 30 सेकंड्स में। पॉइंट 1, टैक्स एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है कॉमन गुड के लिए। पॉइंट 2, आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स विदाउट लॉ। पॉइंट 3, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स का हो जाता है। पॉइंट 4, इंडिया का मॉडर्न टैक्स सिस्टम इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी पर टिका है। और पॉइंट 5, फी सर्विस के लिए, सेस स्पेशल पर्पस के लिए। सिंपल। तो हमने कानून, उसके प्रकार और उसके सिद्धांतों को तो समझ लिया, लेकिन हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। इज आवर टैक्स सिस्टम ट्रूली फेयर? क्या यह सिस्टम सच में न्यायपूर्ण है? क्या अमीर और गरीब पर इसका असर एक जैसा होता है? इस पर बहस जारी है और जारी रहेगी। आप क्या सोचते हैं? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।